नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, देन हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिपॉजिट, आपका डिमांड डिपॉजिट, आपका टाइम डिपॉजिट, देन फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद फिर हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। देन सबसे पहले हम देखते हैं मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन होती है टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मनी का मतलब है आपका मनी आपका या तो कैश की फॉर्म में हो सकता है या डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है। देन पब्लिक का मतलब है या तो हाउस होल्ड्स या आपके बिजनेसेस एंड फर्म्स। देन आपके जो बैंक और गवर्नमेंट है वो आपका मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते क्योंकि वो मनी सप्लायर होते हैं, इसलिए जो आपका इंटर बैंक डिपॉजिट होता है वो आपका मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। देन हम देखते हैं जो पब्लिक होती है वो डिपॉजिट या तो बैंक में करवाते ही या पोस्ट ऑफिस में करवाती है। देन आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिनको आप विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड, और टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो आपके फिक्स टाइम के लिए होते हैं। देन डिमांड डिपॉजिट के आपके दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट्स। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस पर्पस के लिए होता है और सेविंग अकाउंट आपका सेविंग्स के लिए होता है। देन फिर आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। देन रिकरिंग डिपॉजिट होता है आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डिपॉजिट करवाते हो, और फिक्स्ड डिपॉजिट होता है आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो। देन हम डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में आपका डिफरेंस देख लेते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसमें आप आपके फंड्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जबकि जो आपका टाइम डिपॉजिट है उसमें आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है अपना फंड विड्रॉ करने के लिए। देन आपका डिमांड डिपॉजिट में कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जबकि आपका टाइम डिपॉजिट में एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे 7 डेज या 1 मंथ या 1 ईयर या 10 ईयर्स के लिए। देन जो डिमांड डिपॉजिट है इस पे आपको बैंक चेक इशू करता है, यानी कि आप उस चेक के थ्रू कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। जबकि टाइम डिपॉजिट में आपको एज सच कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए इसको नॉन चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं या फिर टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। देन हम करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंस देख लेते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपके दोनों ही डिमांड डिपॉजिट के पार्ट है। जो करंट अकाउंट होता है वो यूजुअली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, जबकि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो जनरली हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज किया जाता है या इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज किया जाता है। जो आपका करंट अकाउंट है इनमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, जबकि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उनमें आपकी ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है। जैसे आपने सुना होगा एसबीआई में आप पर डे 20,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। देन जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं उन पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि बैंक आपको फीस चार्ज करता है आपको सर्टेन ऑपरेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। जबकि जो आपके सेविंग्स अकाउंट होते हैं उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इनका प्राइमरी पर्पस आपका सेविंग्स होता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ये दोनों ही आपके टाइम डिपॉजिट का पार्ट है। जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है वो आपके उन इंडिविजुअल्स के लिए सूटेबल होता है जिनके पास लमसम अमाउंट नहीं होता डिपॉजिट के लिए, वो कुछ पीरियडिकली छोटा अमाउंट सेव करना चाहते हैं। जबकि आपके जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं वो आपका लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। आप इनको प्री मैच्योरली भी विड्रॉ कर सकते हो, पर आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है या आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है। देन जो रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं ये मेजरली आप एजुकेशनल और मैरिज पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने सुकन्या समृद्धि योजना सुना होगा, इस टाइप के डिपॉजिट्स के लिए ये यूज होता है। देन जो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से ज़्यादा लिक्विड माने जाते हैं, क्योंकि बैंक आपको ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज देता है। बैंक्स आपको कुछ एडवांस फैसिलिटीज देते हैं, जैसे आपके ऑनलाइन बैंकिंग, आपको चेक्स, आपके डीडी और आपको एटीएम फैसिलिटीज देते हैं। तो इसलिए जो बैंक के डिपॉजिट है वो ज़्यादा लिक्विड माने जाते हैं कंपेयर टू आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। देन आपका डिमांड डिपॉजिट है वो ज़्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू आपका टाइम डिपॉजिट, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो पैसा। टाइम डिपॉजिट में आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है, एडवांस नोटिस देना पड़ता है आपको मनी विड्रॉ करने के लिए। ऐसे ही आपका करंट अकाउंट ज्यादा लिक्विड है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में आपकी कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी अमाउंट के ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कितनी भी बार कर सकते हो, जबकि सेविंग डिपॉजिट्स में आपकी लिमिट होती है। ऐसे ही आपके रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट सबसे कम लिक्विड होते हैं। अब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ लेते हैं, जो कि आपका M1, M2, M3 एंड M4 है। सबसे पहले आता है आपका M1 में क्या क्या आता है। पहले आता है करेंसी विद पब्लिक, वो पैसा जो पब्लिक के पास कैश फॉर्म में है। देन आता है डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो पब्लिक ने बैंक में एज ए डिमांड डिपॉजिट सेव कर रखा है। डिमांड डिपॉजिट में आपके दोनों आ जाते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। देन फिर आता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इसके आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट होता है क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड आपका स्टेट बोर्ड्स, और आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे आपका LIC और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देन सेकंड कंपोनेंट है आपका फॉरेन सेंट्रल बैंक्स और
गवर्नमेंट्स, तो फॉरेन के कुछ बैंक्स और फॉरेन की गवर्नमेंट्स का भी डिपॉजिट होता है आरबीआई के पास, वो आपका इसमें आता है। देन थर्ड कंपोनेंट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये तीनों मिलके आपका M1 बनाते हैं। क्या क्या? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक्स, और आपका अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। देन फिर आता है आपका M2। M2 को निकालने के लिए हम M1 में सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऐड कर देते हैं, यानी कि वो सेविंग डिपॉजिट जो पब्लिक ने पोस्ट ऑफिस में सेव कर रखे हैं। यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट इसलिए यूज किया है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है वो जनरली आपके सेविंग डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं। जो पब्लिक है वो जनरली करंट अकाउंट आपके पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलाती, क्योंकि पोस्ट ऑफिस आपको इतनी एडवांस फैसिलिटी नहीं दे पाता जो बैंक्स देते हैं। इसलिए पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे सिर्फ सेविंग डिपॉजिट ही है। आप इस सेविंग डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हो। देन हम M3 कैलकुलेट करते हैं। M3 क्या होता है? M1 में अगर आप टाइम डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक्स ऐड कर दोगे तो आपका M3 आ जाएगा। देन फिर M4 निकालते हैं हम। अगर M3 में आप टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स ऐड कर देते हो तो आपका M4 आ जाता है। और M4 में हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये आपके एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं या एक टाइप के आपके बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सक्लूड करते हैं। मेन जो पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं वो ये रखने हैं कि जो आपका करेंसी विद पब्लिक है वो सब में कॉमन है। M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स होता है, M2 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाता है, देन M3 में आपका टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स आ जाता है, और M4 में आपका टोटल डिपॉजिट आ जाता है। यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस के साथ जो डिपॉजिट होते हैं वो M2 और M4 में ही आते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर हम M1 से M4 की तरफ जाएंगे तो हमारी जो लिक्विडिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक थे, M2 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ गया, तो आपका बैंक का डिपॉजिट ज्यादा लिक्विड होता है और जो आपके M2 में जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है वो कंपेरेटिवली कम लिक्विड होते हैं। तो इसलिए M1 से M2 की तरफ जा रहे हैं तो हमारी लिक्विडिटी कम होती जा रही है। देन फिर M3 में हमारा टाइम डिपॉजिट विद बैंक ऐड हो गया, देन M4 में हमारे टोटल डिपॉजिट हो गए, तो यानी कि हमारी लिक्विडिटी डिक्रीज होती जा रही है, जबकि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा ऐड करते जा रहे हैं। और M1 और M2 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड होते हैं, क्योंकि दोनों में आपके डिमांड डिपॉजिट आ रहे हैं। M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है और M2 में आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है, तो ये दोनों आपके नैरो मनी है। M3 और M4 को आपके ब्रॉड मनी बोलते हैं क्योंकि इन दोनों में टाइम डिपॉजिट इंक्लूड है। देन M1 और M3 आपका मोस्टली यूज होता है। देन जो आपका M3 है उसको हम मॉनेटरी रिसोर्स एग्रीगेट भी बोलते हैं, और M3 आपके बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें आपके बैंकिंग में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट को रिप्रेजेंट करता है आपका M3। अब हम यूपीएससी के कुछ PYQs कर लेते हैं। सो ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई। अगर आप 1 लाख विड्रॉ करते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा? तो आपका जो मनी सप्लाई होता है वो क्या होता है? कैश विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। यानी कि आप बैंक से 1 लाख विड्रॉ कर रहे हो तो आपका कैश विद पब्लिक इंक्रीज हो जाएगा और आपका डिमांड डिपॉजिट कम हो जाएगा, पर जो आपका नेट मनी सप्लाई है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू लीव इट अनचेंज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेप्स आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे? तो पहला है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक आपकी सिक्योरिटीज परचेज करता है पब्लिक से तो बदले में आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय पब्लिक। देन पब्लिक के पास जो कैश है अगर वो उसको डिपॉजिट करवा देती है बैंक्स में तो इससे आपका मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई आपका दोनों को इंक्लूड करता है। तो आपका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा पर उससे आपकी मनी सप्लाई चेंज नहीं होगी। इससे आपका कैश विद पब्लिक डिक्रीज हो जाएगा पर आपका डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएंगी, तो आपका जो नेट सप्लाई पे फर्क है वो 0 होगा। देन थर्ड आता है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट आपकी बोरो करती है सेंट्रल बैंक से तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक आपके न्यू मनी इश्यू करेगा। अगर सेंट्रल बैंक आपका न्यू मनी इश्यू करेगा तो या फिर तो आपके डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे या आपका कैश विद पब्लिक इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यू मनी क्रिएट किया जाएगा इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट उसको या तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने में यूज करेगी या आपकी सैलरी या आप पे कोई एक्सपेंडिचर होगा तो इससे या तो पब्लिक का कैश इंक्रीज होगा या पब्लिक के डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे, तो आपकी नेट मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन आपका सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक्स। अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, बदले में पैसे लेगा पब्लिक से, तो
तो इसका मतलब आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, यानी कि आपका या तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश विद पब्लिक डिक्रीज होगा, या आपका डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक डिक्रीज होगा, तो इससे आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी 1 and 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स, करेंसी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपकी सबसे पहले सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स आएगी और सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट्स सबसे बाद में आएगी। तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है वो आपकी करेंसी है। देन जो सबसे लीस्ट लिक्विड एसेट्स है वो आपके टाइम डिपॉजिट है, सबसे पहले आपका 4 आएगा और देन सबसे एंड में आपका 2 आएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मोस्ट लिक्विड आपका करेंसी है, देन आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आएगा, देन थर्ड आपका सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स आएगा। डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स में से डिमांड डिपॉजिट को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि इसमें आपका करंट डिपॉजिट भी ऐड है और करंट आपका सेविंग से ज़्यादा लिक्विड माना जाता है, इसलिए आपका डिमांड डिपॉजिट पहले लिया है। देन फिर सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स और टाइम डिपॉजिट सबसे एंड में आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 4132। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये CDS का PYQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। तो नैरो मनी क्या होता है, या तो आपका M1 होगा या M2 होगा। ऑप्शंस देखते हैं, करेंसी विद पब्लिक, ये ऑप्शन सही है। देन डिमांड डिपॉजिट भी आपके नैरो मनी का पार्ट होते हैं। देन अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखा था। अदर डिपॉजिट, इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपका क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन आपका फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, और थर्ड आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपका थर्ड भी ऑप्शन होगा। देन आपका बैंकर्स डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि बैंकर्स डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका M0 का पार्ट होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। देन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी एग्रीगेट इज करेक्ट। M1 and M3 आर नैरो मनी, M2 and M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। M1 और M2 आपका नैरो मनी होता है क्योंकि दोनों में डिमांड डिपॉजिट होते हैं। M3 and M4 आपका ब्रॉड मनी होता है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये स्टेटमेंट आपका सही है। M3 सबसे ज्यादा यूज होता है और M3 को आप मॉनेटरी रिसोर्स एग्रीगेट भी बोलते हो, और M3 आपकी बैंकिंग बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि M3 में आपके बैंक के पास टाइम डिपॉजिट और बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड इन M2 बट नॉट इन M1, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई क्योंकि नेट टाइम डिपॉजिट है वो आपका M3 में इंक्लूड होता है। M2 में आपका सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंक्लूड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। देन लास्ट स्टेटमेंट है, the interbank deposit which commercial banks holds in other commercial banks are also regarded as part of money supply, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बैंक्स और गवर्नमेंट है वो आपके सप्लायर है मनी की, तो बैंक्स और गवर्नमेंट को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।